हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो बार बार जो है आपसे विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि मैत्री एक्सप्रेस भारत ने किस जगह से शुरू किया। यानी जो मैत्री एक्सप्रेस थी, यह जो रेलगाड़ी है, यह जो ट्रेन है, जो मैत्री एक्सप्रेस है ना, यह आपकी भारत एवं बांग्लादेश इन दोनों देशों को जो है यानी भारत से बांग्लादेश के बीच जो है यह रेलगाड़ी चलाई जाती है। यह इसे जो है मैत्री एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यानी भारत एवं बांग्लादेश इन दोनों देशों के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो देखिए राजभाषा अलग होती है, शास्त्रीय भाषा की बात कर रहा है कि हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। जैसा आप जानते हैं कि जो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है वह जो है राजभाषा से जुड़ी हुई है। अब तक भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन यहाँ बात हो रही है शास्त्रीय भाषा की। ये चीज़ ध्यान देना है, राजभाषा नहीं, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय संगीत की शास्त्रीय भाषा कह रहा है। तो किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो उस भाषा का नाम है उड़िया। यानी उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा के नाम से सन 2014 में यानी हाल ही में किस भाषा को कह रहा है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो आप उसको आपका जो है वो भाषा है उड़िया। अब आगे बढ़ते हैं, पुनर्गठित आयोग योजना आयोग का नया नाम क्या है। कह रहा है पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम क्या है। तो आप जानते हैं कि इसका अब नया नाम जो योजना आयोग था अब उसका नया नाम नीति आयोग हो गया है। यह इसका नाम नीति आयोग कब पड़ा, इसकी स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी सन 2015 को की गई। अब उसके बाद जो है यह जुलाई जो है 2015 से जो है यह नीति आयोग जो है पूरे देश में लागू माना जाता है। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं, अब जैसे प्रश्न यहाँ से बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि नीति आयोग कैसी संस्था है। तो आपको पता होना चाहिए जो नीति आयोग है एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन यह देश के विकास में सर्वोपरि भूमिका निभाने वाली, यह सरकार के 5 साल के लक्ष्य यानी कामकाज को दर्शाने वाली, यानी यह है गैर संवैधानिक संस्था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। अब इस योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। इसे सरकार का थिंक टैंक भी जाना जाता है। यानी अब आता है परीक्षा में पूछा गया है कि किसे सरकार का थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। तो अगर सरकार का कोई थिंक टैंक है तो वह आपका है नीति आयोग, यानी पहले यह योजना आयोग था। अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है यानी पीएम होता है। अच्छा, जो वर्तमान में आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अब बात आती है इसका उपाध्यक्ष कौन होता है। तो जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में वो आपके राजीव कुमार हैं। फिर उसके नीचे आते हैं नीति आयोग के जो है सीईओ कौन है। तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और इसे सरकार के थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। और जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई, मतलब नाम बदल दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह कैसी संस्था है, कई बार पूछा गया कि नीति आयोग कैसी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक। देखिए उन संस्थाओं को हम गैर संवैधानिक संस्था का दर्जा देते हैं जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। देखिए उत्तर प्रदेश का अगर कोई शास्त्रीय नृत्य है तो वह एकमात्र नृत्य है शास्त्रीय नृत्य जिसे कथक कहा जाता है। तो कथक जो होता है ना वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है यानी कथक।
यह पूछा गया। अब कहता है उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक संभाग होते हैं? तो उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक संभाग की बात की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में कुल प्रशासनिक संभाग को ही मंडल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में कुल प्रशासनिक संभागों की जो संख्या है वह भी 18 होगी। प्रशासनिक संभाग उत्तर प्रदेश में कितने? 18 मंडल, 18 प्रशासनिक संभाग। अब सबसे बड़ा संभाग उत्तर प्रदेश का कौन सा है? वो कानपुर मंडल है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है पूरे उत्तर प्रदेश में? कानपुर मंडल। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। जो तंबाकू दिवस होता है इसी को कहा जाता है मद्यपान निषेध दिवस, यानी धूम्रपान निषेध कह सकते हैं, मद्यपान निषेध दिवस कह सकते हैं, या तंबाकू दिवस है वो 31 मई है। अब देखिए इसको जो है WHO ने 1927 में इस दिवस को मान्यता दी थी, यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने 1987 में 31 मई को जो है तंबाकू दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो जैसा कि आप जान पा रहे हैं, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा LED का पूरा नाम। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि LED का पूरा नाम क्या होता है। तो LED का जो पूरा नाम होता है, L का मतलब लाइट और E का मतलब इमिटिंग और D से डायोड, LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड, इसी से मतलब है। प्रथम रेल कब और कहाँ चलाई गई? तो आपको पता है कि जो भारत के अंदर जो पहली रेल चलाई गई वो आपका 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के मध्य। लेकिन जरा ध्यान देना, जो भारत की जो रेल व्यवस्था है ना, पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी, यानी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, यानी इतनी बड़ी रेल व्यवस्था एशिया महाद्वीप के अंदर, इतना बड़ा रेल तंत्र, रेलों का यानी ट्रेन का जाल कहीं पे नहीं है। तो यह जो है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो है, लेकिन विश्व की देखा जाए तो यह विश्व में इसका दूसरा स्थान है, विश्व में सेकंड प्लेस पे है, लेकिन एशिया महाद्वीप में प्रथम नंबर पे भारतीय रेल आती है। पहली रेल जो है मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई। एक चीज और ध्यान देना है, विश्व की सबसे बड़ी नियोक्ता यदि कोई है तो वो आपका है रेल विभाग, यानी विश्व की सबसे बड़ी नियोक्ता, यानी लोगों को नियोजन देना, लोगों को रोजगार देना। 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी लगभग जो है भारतीय रेल सेवा में लगे हुए हैं। तो यह विश्व की सबसे बड़ी, एक तरीके से देखा जाए तो नियोक्ता, यानी कि आपकी भारतीय रेल है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में अत्यधिक नारियल कहाँ पैदा होता है? तो भारत में जो सर्वाधिक नारियल पैदा होता है वो केरल में है, लेकिन अब वर्तमान में जो है सर्वाधिक नारियल जो पैदा होता है वो तमिलनाडु राज्य में। तो वर्तमान स्थिति तमिलनाडु की, अगर मान लीजिए तमिलनाडु नहीं दिया है तो आप केरल को टिक कर सकते हैं, लेकिन केरल एवं तमिलनाडु यही दो राज्य हैं जहाँ पे सर्वाधिक नारियल पैदा होता है। ठीक है, तो वर्तमान में लेकिन आप हैं तो वर्तमान में तमिलनाडु को ही टिक करेंगे। देखिए चौरी चौरा कांड कब होता है? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 की घटना है। चौरी चौरा कांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि चौरी चौरा कांड जो है यह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जो है गोरखपुर जिले के अंतर्गत एक जो है आपका पुलिस चौकी थी, पुलिस थाना था, जहां पे लोगों ने जो है 22 पुलिसकर्मियों को उस थाने को घेर करके मतलब आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। तो इसलिए चौरी चौरा कांड काफ़ी चर्चित है। चौरी चौरा जगह जो है गोरखपुर में है। 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटी थी और इसी से दुखित होकर महात्मा गांधी ने जो है अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया। डेविस कप का संबंध किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डेविस कप का संबंध जो है टेनिस से है। यह भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। डेविस कप का संबंध किससे? टेनिस से। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में गन्ने को उत्पादित, देखिए सर्वाधिक गन्ना भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पैदा किया जाता है। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। और जो हमारा भारत है ना, पूरे विश्व में जो है गन्ना उत्पादन में किस नंबर पे आता है? द्वितीय स्थान पे आता है। हमारा जो भारत है पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे है। और ठीक है, गन्ने के उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है, लेकिन पूरे भारत में प्रथम स्थान पे गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? आपके उत्तर प्रदेश में। चलिए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? भारतीय
सूचना प्रौद्योगिकी का अगर कोई पितामह माना जाता है तो वो नारायण मूर्ति को कहा जाता है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? नारायण मूर्ति हैं। ये नारायण मूर्ति कौन है? प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर हैं और जो इंफोसिस कंपनी के मालिक हैं। जो इंफोसिस कंपनी है उसके मालिक है नारायण मूर्ति। और प्रसिद्ध जो है ये सॉफ्टवेयर है, यानी यह प्रसिद्ध जो है सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर के नाम यानी प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर जो है आपके माने जाते हैं। कौन? नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति का संबंध जो है ये भारत के सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह है। उत्तर प्रदेश का अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। तो उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला की बात की जाए तो वो आपका लखीमपुर खीरी है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा क्षेत्रफल में जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो हापुड़ है। एक चीज ध्यान देना है, और जो हमारा उत्तर प्रदेश है ना वो पूरे भारत में यानी हमारा जो यूपी है पूरे भारत में क्षेत्रफल में चौथे स्थान पे आता है। तो सबसे प्रथम में कौन है? भारत में क्षेत्रफल, भारत का वो कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पे है? तो प्रथम में राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत में राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर चौथे नंबर पे आपका यूपी आता है। तो जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में क्षेत्रफल में चौथे स्थान पे है और उसके बाद प्रथम स्थान पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका जो है यूपी है। और यूपी के अंतर्गत क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो लखीमपुर खीरी और छोटा आपका हापुड़ है। चलिए अब देखिए पेटीएम के संस्थापक कौन है? आप जान रहे हैं कि ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पेटीएम का संस्थापक कौन है? तो पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा है। और गूगल का जो है संस्थापक कौन है? तो सुंदर पिचाई है। गूगल के संस्थापक का क्या नाम है? सुंदर पिचाई। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक कौन है? संस्थापक कौन है? बिल गेट्स है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स, गूगल के संस्थापक सुंदर पिचाई और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन का जो इतिहास से जुड़ा है वो ये है कि भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो जो भारत का सबसे प्राचीन वेद है वह आपका ऋग्वेद है। और आपको पता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संगीत की जननी किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, और तो इस तरीके से, और वेदों की संख्या क्या है? 4 है। अब आप ध्यान देना, आप जैसे आपको वेदों की संख्या 4 हो गई, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो गया। संगीत की जननी किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। और देखिए पुराणों की संख्या, देखिए जो पुराण है ना, जितने भी प्राचीन पुराण हैं उन पुराणों की संख्या जो है 18 है। लेकिन पूछता है सबसे प्राचीन पुराण कौन है या सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण। तो सबसे प्राचीन एवं जो प्रमाणिक पुराण होता है वो आपका है आपका जो है मत्स्य पुराण। ठीक है, वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 वेदांग हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं। जैसा कि देखिए वेद है, पुराण, उपनिषद। अब देखिए जैसे आता है कि जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो आदर्श वाक्य है जो सत्यमेव जयते है वह कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, वेदांग। तो ये जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन पुराण पूछता है तो मत्स्य पुराण। और सबसे प्राचीन वेद है तो आपको पता हो गया ऋग्वेद। या जो है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए मुगल सत्ता, अगला क्वेश्चन, मुगल सत्ता का संस्थापक कौन था? तो आपको पता है कि मुगल सत्ता को जो भारत में स्थापित करने वाला व्यक्ति पहला कौन था? आपको पता है बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, सोमाने से। तो मुगल सत्ता का संस्थापक भारत में बाबर को माना जाता है। अब कह रहा है, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रामायण में कितने खंड होते हैं?
तो देखिए जो रामायण में जो खंड होता है ना, ये जो रामायण है जो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, उसमें जो खंडों की संख्या होती है या जो कांड होते हैं उसकी संख्या 7 होती है। और जो रामचरितमानस जो लिखा गया है, जो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस, उसमें जो क्या होता है, खंडों की संख्या जो है 1 बढ़ जाती है, लवकुश कांड हो जाता है, 8 हो जाती है। ये बहुत बार पूछा गया है। तो रामायण में कितने खंड होते हैं? 7। और रामचरितमानस में खंडों की संख्या कितनी होती है? 8। यह जो है यह आपके वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, और यह जो है रामचरितमानस जो होता है वो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं राज्यसभा में। देखिए जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के अंदर हमारा राष्ट्रपति जो है कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो आपको पता है कि जो राष्ट्रपति होता है उसके पास एक अधिकार दिया गया है, मनोनयन का पावर है, मनोनयन का अधिकार है। वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी उन्हें सांसद बना सकता है, जो कला के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे ले, यानी कला हो गया, पत्रकारिता हो गया, और जो है विज्ञान हो गया, यानी जिन्होंने जो है देश के लिए उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है, ऐसे व्यक्तियों को जो है हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सांसद नियुक्त करता है, और उसकी संख्या 12 होती है। और लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति को मनोनयन का अधिकार 2 सदस्यों का होता है, जिन्हें आंग्ल भारतीय कहा जाता है। तो लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति जो है 2 सदस्यों को मनोनीत करता है जो आंग्ल भारतीय होते हैं, और यहाँ पे जो है राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब देखिए बार बार लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु चीता दिया रहेगा, शेर दिया रहेगा, बाघ दिया रहेगा। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ना वो आपका बाघ है। ऐसा नहीं कि शेर या चीता को आप मार देंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है? बाघ होता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व जो है किसके ऊपर है? जो राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर है? तो राष्ट्रीय जो सुरक्षा का दायित्व होता है वो अब ऑप्शन में रहेगा जो है राष्ट्रपति के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर, रक्षा मंत्री, तमाम। लेकिन देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा का जो संपूर्ण दायित्व होता है वो देश के राष्ट्रपति को होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व तो प्रेसिडेंट के पास है। अब चलिए बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना में एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता शब्द कब जुड़ा? देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, अब तक मात्र एक बार किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। जब 42वां संविधान संशोधन आपके देश में 1976 में होता है, 42वां संविधान संशोधन, तो उसी समय जो है संविधान की प्रस्तावना में जो है क्या जोड़ा गया? आपका एकता, अखंडता एवं पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। अब यह भी प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो मात्र एक बार आपको पता होना चाहिए। और ध्यान देना, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है या संविधान की कुंजी क्या है? तो जो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है वही संविधान की कुंजी है, या कहिए ताली है, या कहिए जो है संविधान की आत्मा है। तो संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका। चलो बात हो गई 42वां संविधान संशोधन में ये शब्द जोड़े गए। अब देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे पश्चिम का गांधी कहा जाता है? जिस तरीके से जो है महात्मा गांधी ने जो है हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा कुछ काम किया था, तो पश्चिम एरिया में एक व्यक्ति था जो गांधी जी के ही तर्ज पे, वह भी जो है सत्य अहिंसा के पुजारी थे, यानी इन्हीं के तर्ज पे काम करते थे। तो किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, या किसे पश्चिम का गांधी कहा जाता है? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। क्योंकि जो आप देख रहे हैं पहले भारत पाकिस्तान एक हुआ करता था, पाकिस्तान भारत के का पश्चिमी एरिया है, पश्चिम में, तो पश्चिम का गांधी ये थे, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। जैसे भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका हॉकी है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। अब देखो
स्रोत क्या है, सूर्य के पास जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा का निर्माण होती है सूर्य के पास, वो किस कारण से होती है? तो आपको पता है कि वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा ही सूर्य के पास जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। राष्ट्रीय ध्वज का साइज क्या होना चाहिए? तो जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा झंडा है, उसकी साइज 3/2 यानी लंबाई 2। अगर आप जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा बनाना चाहते हैं तो अगर लंबाई को 2 लेंगे तो मतलब लंबाई 3 तो चौड़ाई 2, 3/2 के रेशियो में होना चाहिए उसको। ठीक है। विश्व का, अब देखो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन है, यानी पूरे दुनिया के अंदर जो है विश्व का सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा धर्म है, वो पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो धर्म ज़्यादा है, विश्व का सबसे बड़ा धर्म वो ईसाई धर्म है। अगर ईसाई धर्म के बाद कोई अगर दूसरा धर्म है तो वो इस्लाम धर्म है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका हिंदू धर्म आता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म आपका ईसाई धर्म, दूसरा इस्लाम, तीसरे नंबर पे हिंदू धर्म है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। इसे पहली बार जो है, ध्यान देना है आप, कि 27 दिसंबर 1911 को 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता कांग्रेस, देखिए 26वां कांग्रेस का अधिवेशन था। 26वां कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता के अंदर हो रहा था। वहीं पे 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जो है यह राष्ट्रीय गीत गाया गया, वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। अब ध्यान देना, विश्व में पेट्रोल की कीमत का निर्धारण कौन करता है? तो पूरे दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमत का निर्धारण करने वाली अगर कोई संस्था है तो वो आपकी ओपेक है। ओपेक संस्था जो होती है वह दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमत का निर्धारण करती है। ओपेक के जो है 12 देश ऐसे हैं जो ओपेक के जो है सदस्य हैं, और इसकी स्थापना देखा जाए तो 1960 के में जो है बगदाद में होती है, यानी ईरान का शहर बगदाद में 1960 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। वियना के अंदर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंतर्गत ओपेक का मुख्यालय बनाया गया है। तो तेल की कीमतों का जो दुनिया के अंदर निर्धारण करता है वो आपका विश्व में तेल की कीमतों को निर्धारण करने वाली संस्था कौन है? ओपेक है। अब चलिए बात करते हैं पीपल डेली समाचार पत्र। तो जो पीपल डेली समाचार पत्र निकलता है वह चीन का समाचार पत्र है। चीन का समाचार पत्र है पीपल डेली, यानी पीपल डेली जो समाचार पत्र है वो चीन का है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? देखिए बॉक्साइट जो अयस्क होता है वह एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क का नाम है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, लेकिन बॉक्साइट का ही पूछता है बार बार। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो आप बताएंगे एल्युमिनियम का। धान की मुख्य फसल किस देश की है? पूरी दुनिया में सर्वाधिक धान का उत्पादन करने वाला देश आपका चीन है, उसके बाद आपका भारत है। तो पूरी दुनिया में सर्वाधिक धान का उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन है। तो प्रश्न यहाँ पूछा गया है धान की मुख्य फसल किस देश की है? तो धान की मुख्य फसल किस देश की है? चीन की है। ठीक है। अब चलिए सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य क्या है? तो देखिए जो सबसे पुराना हिंदू जो महाकाव्य है वो आपका रामायण है, क्योंकि रामायण के बाद ही महाभारत की रचना की गई है। महाभारत को जय संहिता के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जो सबसे भारत में यानी सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य, अगर कोई सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य पूछेगा तो आप जो है रामायण को टिक करेंगे। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण। अब कहता है भारत में वह कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले जो है रुपये का प्रचलन किया? तो भारत के अंदर रुपये का सबसे पहले प्रचलन करने वाला वो व्यक्ति था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में जो है चांदी के सिक्कों का प्रयोग करता था। पहली बार अगर चांदी के सिक्कों का प्रयोग अगर भारत के अंदर हुआ तो वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में, तभी से सिक्का चलने की शुरुआत। भारत में रुपये का सिक्का, यानी भारत में रुपये का सिक्का किस
किसके शासनकाल में चला? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अब देखिए शारदा एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है कि शारदा एक्ट का संबंध, शारदा कानून का संबंध किससे है? तो जो शारदा कानून है ना, इसका जो संबंध है ना, वह जो है बाल विवाह से लेकर संबंधित है, यानी शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है कि इसमें लड़के एवं लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए। तो शारदा एक्ट जो बना था उसमें जो है लड़कियों की उम्र जो है 14 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष बताई गई थी। 14 वर्ष और लड़की और 18 वर्ष लड़के की उम्र होनी चाहिए। यह कानून बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया था, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है सिख समुदाय में लंगर प्रथा की शुरुआत सबसे पहले किसने की? तो जो सिख समुदाय के अंदर, सिख जो धर्म है उसके अंदर लंगर प्रथा बहुत ही चर्चित यानी जानी मानी प्रथा है। तो आखिरकार लंगर की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? तो गुरु अमरदास ने, यानी ये सिखों के गुरु अमरदास थे। अमरदास जी द्वारा जो है लंगर प्रथा की शुरुआत की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिखों का जो पवित्र एक जो मंदिर है स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में स्थित है, अमृतसर पंजाब में। तो दोस्तों इस तरीके से तकरीबन 50+ क्वेश्चन के बीच हम लोगों ने जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे, हम लोगों ने इस पर जो है अच्छे से डिस्कस करने का काम किया। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने लोगों के बीच ज़रूर शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए कुछ इस तरीके की यूनिक वीडियो लाते रहें। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत जो है धन्यवाद एवं स्वागत।